नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल हेलो टीचर में। आज का जो वीडियो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपका जो पहला पेपर है जनरल नॉलेज का, उसके लिए जीके 2013 का क्वेश्चन पेपर है, रिविजनल पेपर है। जीके 2013 लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दो सामान्य ज्ञान का जो पेपर है 50 मार्क का रहता है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए कॉमन पेपर रहता है। तो क्वेश्चन पेपर 2013 का है। चलो स्टार्ट करते हैं। अवधि रहता है इसका 2 घंटे। टाइमिंग जो है ड्यूरेशन टाइमिंग 2 घंटे का रहता है, ठीक है। बाकी इसमें जो शुरुआत में पॉइंट दे आप उसमें टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो पेपर है 2013 का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान पंचवार्षिक योजना है। तो वर्तमान पंचवार्षिक योजना है। तो पहले आप एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो है 2013 का है। तो 2013 के हिसाब से आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो जिसको भी करंट में बताना है मैं आपको करंट में बता दूंगा कि करंट में कौन क्या है। फिर भी जो भी क्वेश्चन पेपर आप पढ़ोगे तो 2013 के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो वर्तमान पंचवार्षिक योजना करंट 5 ईयर प्लान इज, तो ये 2013 के हिसाब से पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन ए में दिया है 10th, ऑप्शन नंबर बी में दिया 11th, ऑप्शन नंबर सी में दिया 12th एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया 13th। तो जितनी भी अभी तक पंचवार्षिक योजनाएं हुई है तो कितने संख्या में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 12। तो 12 पंचवार्षिक योजनाएं अभी तक हुई है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मौजूदा पंचवार्षिक योजना के लिए दृष्टिकोण है। अप्रोच टू द करंट 5 ईयर प्लान इज, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास के एक नए युग में प्रवेश। ऑप्शन नंबर बी में दिया तेज और समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर सी में दिया सबसे तेजी से बढ़ते देश बनने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में दिया तेजी से सतत और अधिकतम समावेशी विकास। तो मौजूदा पंचवार्षिक योजना मतलब जो 2013 के इसमें चालू थी, उस पंचवार्षिक योजना के बारे में बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है टू यूशर इन अ न्यू इरा ऑफ ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी में दिया है टू बिकम द फास्टर ग्रोइंग कंट्री एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है फास्टर सुटेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तेजी से सतत और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। तो पंचवार्षिक योजना के ऊपर जो है जो महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर अपन ने डिटेल में चर्चा की थी, उसका भी वीडियो हमने बना के रखा है हमारे चैनल में। आप जाके वो चैनल के लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना आयोग के अध्यक्ष है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी में दिया लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग जो होता है, योजना आयोग का जो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन और जो रहता है वो रहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जो भी भारत के प्रधानमंत्री है तो योजना आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान पंचवार्षिक योजना अवधि है करंट 5 ईयर प्लान पीरियड इज। तो वर्तमान पंचवार्षिक योजना अवधि मतलब 2013 का जो पंचवार्षिक प्लान है 2013 में जो चालू था उसकी अवधि अपने को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2010-11 से 2014-15। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2011-12 से 2015-16। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2012-13 से 2016-17 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2013-14 से 2017-18। तो वर्तमान जो पंचवार्षिक योजना अवधि है 2013 के हिसाब से, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2012-13 से 2016-17, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मनरेगा से संबंधित है। मनरेगा इज रिलेटेड विथ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पेयजल आपूर्ति ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी में दिया है रोजगार एम्प्लॉयमेंट।
ऑप्शन नंबर सी में दिया है महिला एवं बाल विकास, वर्कमैन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्कूल शिक्षा और साक्षरता, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो मनरेगा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, सभी जानते हो है ऑप्शन नंबर बी, रोजगार से संबंधित, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन पंचवार्षिक योजनाओं को तैयार करता है? 5 ईयर प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय। तो पंचवार्षिक योजना को कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया योजना मंत्री, प्लानिंग मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी में दिया योजना आयोग, प्लानिंग कमिश्नर। ऑप्शन नंबर सी में दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल, यूनियन कैबिनेट। ऑप्शन नंबर डी में दिया लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कौन पंचवार्षिक योजना को तैयार करता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन जो है योजना को तैयार करता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 के निरीक्षक तत्व है। संविधान के भाग 4 के निरीक्षक तत्व कौन से बताना है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। ऑप्शन नंबर ए में दिया न्यायालय द्वारा प्रवृत्ति ने लागू करने योग्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया संसद द्वारा प्रवृत्ति ने लागू करने योग्य। ऑप्शन नंबर सी में दिया अधिकारियों के द्वारा प्रवृत्ति ने लागू करने योग्य। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गैर प्रवर्तनीय। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, संविधान के भाग 4 के निर्देशक तत्व है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, गैर परिवर्तनीय, नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक कर्तव्य के लिए है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर फॉर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मौलिक कर्तव्य के लिए है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर फॉर, मतलब मौलिक कर्तव्य जो किसके लिए है, नीचे दिए ऑप्शन में से वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया सभी सरकारी कर्मचारी और गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑप्शन नंबर बी में दिया सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑप्शन नंबर सी में दिया संसद के सभी सदस्य, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ऑप्शन नंबर डी में दिया भारत के सभी नागरिक, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो भारत के सभी नागरिकों के लिए है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारत के सभी नागरिक, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो भारत के राष्ट्रपति को कहाँ से निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी में दिया राज्यों की विधानसभा और सभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया सीधे आम चुनाव से सभी मतदाताओं द्वारा, बाय ऑल ऑलरेडी डायरेक्ट इन द जनरल इलेक्शन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ द्वारा दिलाया जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति पद की शपथ कौन देता है? ओथ ऑन ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए में दिया भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी में दिया राज्यसभा के उपसभापति, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको पद की जो शपथ देते हैं वो देते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संघ में है। तो इंडियन यूनियन हैज, ऑप्शन नंबर ए में दिया 28 घटक, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 20 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन नंबर बी में दिया 25 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 25 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन नंबर सी में दिया 26 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 26 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया 27 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 27 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है भारतीय संघ में है, इसमें जो ऑप्शन दिया नहीं है क्योंकि पेपर 2013 का है, अभी जो लेटेस्ट में है। तो भारतीय संघ में है 28 राज्य है, 28 स्टेट, ठीक है, और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है जी, 8 यूटी है। ठीक है, 28
स्टेट और 8 यूटी। जिसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, समवर्ती सूची में शामिल है कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल राज्य सरकार के कानून बनाने के विषय, मैटर फॉर ओनली स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने के विषय, मैटर फॉर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कानून बनाने के विषय, मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया रूप में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो समवर्ती सूची जो होती है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, जो समवर्ती सूची होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का विषय के बारे में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कानून बनाने के विषय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कारखाना अधिनियम की धारा 51 के अनुसार किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में अधिक से अधिक डैश घंटे के लिए कारखाने में काम करने की अनुमति दी जाएगी। तो एज पर सेक्शन 51 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, नो अडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउ टू वर्क इन फैक्ट्री फॉर मोर दैन डैश आवर्स इन एनी वीक। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 24 हावर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 48 हावर्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 60 हावर्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 51 हावर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 48 हावर्स। ठीक है, 48 हावर्स के ऊपर जो है किसी भी वयस्क कर्मचारी को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है, वो दी जाती है कब, वो टाइम बेसिक पे। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, धारा 64 के अनुसार कारखानों में के नियमी धारा 64 के अनुसार कारखानों के नियमों में छूट बनाने की शक्ति के पास है। तो पावर टू मेक एक्सपेंटिंग रूल एज पर सेक्शन 64 ऑफ फैक्ट्री एक्ट रेस्ट विथ, ऑप्शन नंबर ए में दिया केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्थानीय स्वयं सहायता सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो फैक्ट्री एक्ट का जो धारा 64 है उसके अनुसार जो कारखाने में नियम बनाने की छूट जो शक्ति प्रदान की गई है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है इसमें छूट बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कारखाना अधिनियम के अनुसार आयुक्त कारखाने की तरह कारखानों में ऑक्यूपायर का अर्थ है, याज पर फैक्ट्री एक्ट ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री लाइक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मीन्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया जो व्यक्ति कारखानों के मामले में अंतिम नियंत्रण रखता हो, द पर्सन हु हैव अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया उसके द्वारा सीधे कार्य श्रमिक से, द वर्कमैन एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी में दिया निदेशकों में से कोई एक, एनी वन ऑफ द डायरेक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया उक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो व्यक्ति कारखानों के मामले पर अंतिम नियंत्रण रखता हो, द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य सरकार नियम बना सकती है कि किसी भी निर्दिष्ट कारखाने में जिसमें आमतौर पर कर्मचारी से अधिक कार्यरत है में एक कैंटीन प्रदान रखा जाएगा। तो इसमें जो राज्य सरकार नियम बना सकती है कि कितने एम्प्लॉयज कम से कम होने पर जो कैंटीन की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 250। ठीक है, 1000, ऑप्शन नंबर ए में दिया 1000, बी में दिया 500, सी में दिया 250, डी में दिया 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 250 है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में परिभाषित कुल विकलांगता का मतलब है, टोटल डिसेबलमेंट एज डिफाइंड इन एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट मीन्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया दुर्घटना के समय में लगे रोजगार में कर्मचारी के कमाने की क्षमता को कम कर देता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया वह दुर्घटना के समय में सक्षम सभी काम के लिए एक कर्मचारी की क्षमता समाप्त कर देता है, ऑप्शन नंबर सी में वह उस समय जो करने में सक्षम था ऐसे हर रोजगार में उसकी कमाई की क्षमता कम कर देता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है वह दुर्घटना के समय में सक्षम सभी काम के लिए एक कर्मचारी की क्षमता को समाप्त कर देता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार मृत्यु के मामले में मुआवजा राशि के बराबर होती है, याज पर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट इन केस ऑफ डेथ द कंपनसेशन अमाउंट इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया मासिक वेतन के 50% से गुना प्रासंगिक कारक या रुपये 1,20,000 से जो भी अधिक है,
ऑप्शन नंबर बी में दिया मासिक वेतन के 60% से गुना प्रासंगिक कार्य का रुपये 1,40,000 जो भी अधिक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया मासिक वेतन के 50% से गुना प्रासंगिक कार्य का रुपये 1,40,000 जो भी अधिक है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया मासिक वेतन के 60% से गुना प्रासंगिक कार्य का रुपये 1,20,000 जो भी अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मासिक वेतन के 50% से गुना प्रासंगिक कार्य का रुपये 1,20,000 जो भी अधिक है। 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर ऑफ और RS 1,20,000 विच एवर इज मोर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनिवार्य अंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनिवार्य अंग है द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया चोट दुर्घटना रोजगार में किए गए कार्य के बीच की एक हेतु कारण संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया ये दिखाने की जिम्मेदारी आवेदक पर है कि काम या जिसके परिणाम स्वरूप तनाव था उसका चोट या चोट बढ़ने में योगदान था। ऑप्शन नंबर सी में दिया उपरोक्त से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दिया ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के संदर्भ में व्यावसायिक रोग इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट ऑक्यूपेशन डिसीज। ऑप्शन नंबर ए में दिया कर्मचारी दावेदार के लिए एक चोट के रूप में है, इज टू बी ट्रीटेड एज एन इंजरी टू द एम्प्लॉय। इसके बाद जो है रोजगार के लिए विशेष खास है, पेशुलर टू द एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर सी में दिया से कोई नहीं, नन ऑफ देबो। ऑप्शन नंबर डी में दिया से ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से दोनों ए और बी। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के संदर्भ में कोई मजदूरी अवधि डैश से अधिक नहीं होगी। इन टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नो वेजेस पीरियड शैल एक्सीड। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1 सप्ताह 1 वीक। ऑप्शन नंबर बी में दिया 1 महीना 1 मंथ। ऑप्शन नंबर सी में दिया 10 दिन और ऑप्शन नंबर डी में दिया 180 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1 महीना। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम के संदर्भ में कोई भी मजदूरी 1 महीना से अधिक नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के संदर्भ में वेतन में शामिल नहीं है। इन टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वेजेस डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन नंबर ए में दिया अतिरिक्त समय ओवर टाइम। ऑप्शन नंबर बी में दिया पंचायत की शर्त के तहत बोनस बोनस अंडर टर्म ऑफ अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी में दिया भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू द प्रोवाइडेड फंड। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया किसी भी समझौते के तहत पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन अंडर एनी सेटलमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू द प्रोवाइडेड फंड जो है मजदूरी के अंतर्गत शामिल नहीं होता। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में एक औद्योगिक विवाद का अर्थ है के बीच विवाद, मतलब किसके बीच जो विवाद होगा तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत इसे औद्योगिक विवाद माना जाएगा। तो इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन। ऑप्शन नंबर ए में दिया नियोक्ता और नियोक्ताओं के बीच, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच का विवाद। ऑप्शन नंबर बी में नियोक्ता और कामगारों के बीच का विवाद, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच का विवाद। ऑप्शन नंबर सी में दिया कामगार और कामगार के बीच का विवाद, वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच का जो विवाद है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया सभी ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, सेवा से बर्खास्तगी या मुक्ति औद्योगिक विवाद हो सकता है अगर डिसमिसल और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कैन बिकम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया कम से कम एक कर्मचारी को बर्खास्त किया सेवा मुक्त किया तो। ऑप्शन नंबर बी में दिया कम से कम 2 कर्मचारी को अनिवार्य रूप से बर्खास्त किया है सेवा मुक्त किया तो। ऑप्शन नंबर सी में दिया खारिज किया या सेवा मुक्त किया कर्मचारी अनिवार्य रूप से एक ट्रेड यूनियन सदस्य है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया एकदम से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कम से कम एक कर्मचारी को बर्खास्त किया सेवा मुक्त किया है या एटलीस्ट 1 एम्प्लॉयज इन डिसमिस और डिस्चार्ज। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में जन उपयोगी सेवा में लगे हुए कोई व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाएंगे। इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नो पर्सन इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक। ऑप्शन नंबर ए में दिया नोटिस दे बिना विदाउट गिविंग नोटिस। ऑप्शन नंबर बी में दिया नोटिस देने के 14 दिनों के भीतर विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग नोटिस। ऑप्शन नंबर सी में दिया नोटिस में निर्दिष्ट हड़ताल की तिथि की समाप्ति के पहले बिफोर एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन नोटिस। ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त सभी। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में जनोपयोगी सेवा में लगे हुए कोई व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अभी।
ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा का मतलब है, आशा अंडर एनआरएच मीन्स ऑप्शन नंबर ए में दिया मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर बी में दिया वार्षिक सुरक्षित स्वास्थ्य विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी में दिया राज्य के अस्पताल शिक्षा विधि के एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा का जो मतलब होता है वो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष है द नेशनल पॉपुलेशन कमिश्नर इज हेडेड बाय, ऑप्शन नंबर ए में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ऑप्शन नंबर बी में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, और ऑप्शन नंबर डी में भारत के प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद का जो मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, एड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्स? ऑप्शन नंबर ए में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी में आंतरिक पाचन तंत्र का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी में अखिल भारतीय रक्षा सेवा, ऑल इंडिया डिफेंस सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अब। तो एड्स का जो मतलब होता है वो जाता है ऑप्शन नंबर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बीई का मतलब होता है, बी स्टैंड फॉर, ऑप्शन नंबर ए में दिया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिजली उद्यम ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया बेस्ट ऊर्जा दक्षता, बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी में दिया में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो बी का जो मतलब होता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश डिवाइस CLF का मतलब है लाइटिंग डिवाइस CFL मीन्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया बंद फिलामेंट प्रकाश, क्लोज फिलामेंट लाइट, ऑप्शन नंबर बी में दिया कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैम्प, ऑप्शन नंबर सी में दिया कैल्शियम भरा लाइट, कैल्शियम फील्ड लाइट, ऑप्शन नंबर डी में दिया से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैम्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गैर अक्षय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया ए एंड बी दोनों बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गैर सतत ऊर्जा नॉन फ्यूटेंटेड एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाता है सौर ऊर्जा जो है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल, जो 31 का जो राइट है ऑप्शन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है वो अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब वो रिन्यूएबल होती रहती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का डैश से बारीक से संबंध है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑक्सीजन परत को नुकसान, डैमेज ऑफ ऑक्सीजन लेयर, ऑप्शन नंबर बी में दिया नाइट्रोजन परत को नुकसान, डैमेज ऑफ नाइट्रोजन लेयर, ऑप्शन नंबर सी में दिया अल्ट्रावायलेट परत को नुकसान, डैमेज ऑफ अल्ट्रावायलेट लेयर, ऑप्शन नंबर डी में दिया ओजन परत को नुकसान, डैमेज ऑफ ओजन लेयर। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव का जो बारीकी से संबंध होता है तो होता है ऑप्शन नंबर डी, ओजन परत को नुकसान, ठीक है, डैमेज ऑफ ओजन लेयर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, जैव विविधता में शामिल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल, जैव विविधता में शामिल है बायोलॉजिकल डिवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर ए में सभी अलग पौधे जानवर और सूक्ष्मजीव जीव जिन पर और पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सभी अलग पौधे जानवरों और सूक्ष्मजीव का केवल आनुवंशिक विविधता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विभिन्न पौधों जानवरों और सूक्ष्मजीव की सिर्फ प्रजाति की विविधता, ऑप्शन नंबर डी में दिया है विभिन्न पौधों जानवरों और सूक्ष्म के केवल पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सभी अलग पौधे जानवरों और सूक्ष्मजीवों जीन और पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, आमतौर पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी है, इन जनरल क्लीन टेक्नोलॉजीज आर, ऑप्शन नंबर ए में दिया परंपरागत तकनीकों से कच्चे माल और ऊर्जा का उपयोग करने में कम गहन, ऑप्शन नंबर बी में दिया परंपरागत तकनीकों से कच्चे माल और ऊर्जा का उपयोग करने में अधिक गहन, ऑप्शन नंबर सी में दिया परंपरागत तकनीकों से समान कच्चे माल और ऊर्जा का उपयोग करने में बराबर समान गहन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया कच्चे माल और ऊर्जा का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, परंपरागत तकनीकों से कच्चे माल और ऊर्जा का उपयोग करने में कम गहन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, नक्सल प्रभावित जिलों में शुरू की गई रोशनी योजना के लिए है। तो रोशनी स्कीम लॉन्च इन नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इज फॉर, ऑप्शन नंबर ए में दिया कौशल्य विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट स्कीम,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24 घंटे बिजली आपूर्ति की योजना, 24 आवर्स पावर सप्लाई स्कीम। ऑप्शन नंबर सी में दिया आतंकवाद हिंसक गतिविधियों से लड़ने के लिए, टू फाइट टेररिज्म वायलेंट एक्टिविटीज। और ऑप्शन नंबर डी में दिया नक्सल प्रभावित जिलों में सेना पैरा सेना अभ्यास, आर्मी पारा मिलिट्री एक्सरसाइज इन नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो नक्सल प्रभावित जिलों में जो शुरू की गई योजना रोशनी योजना, इसको कौशल्य विकास योजना का भी नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर में हाल ही में एक रेल लिंक का उद्घाटन किया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक हाल ही में एक रेल लिंक का उद्घाटन किया है 2013 में, 2013 के क्वेश्चन के हिसाब से। तो जम्मू श्रीनगर रेल लिंक का किया था कि बिनहाल काले कुंज रेल का किया था, गुलमर्ग पुंछ रेल का किया था, श्रीनगर पहलगाम रेल लिंक का किया। तो 2013 में जो रेल लिंक का उद्घाटन किया था उसका 36 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल काजीकुंड रेल लिंक। ठीक है। इसके बाद जो है रक्षा राज्य मंत्री कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस, जिसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन उस समय के हिसाब से दिए थे। तो फिलहाल में जो रक्षा राज्य मंत्री है फिलहाल जो अभी प्रेजेंट में वो है अजय भट्ट। ठीक है। तो अजय भट्ट आपको ध्यान में रखना है, रक्षा राज्य मंत्री। ठीक है। तो रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो वो अजय भट्ट है। तो बहुत से क्वेश्चन जो है अभी आपको प्रेजेंट वाले देखने पड़ेंगे। इसके बाद अजय भट्ट जो है रक्षा राज्य मंत्री है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है अभी फ़िलहाल, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है धनंजय चंद्रचूड़ है और वो 50वें नंबर के हैं। इसके बाद जो है भारत के सीडीएस जो है प्रेजेंट में आपको जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपको तो सबसे पहले देखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, 50वें नंबर के हैं। फिर है भारत के सीडीएस जो अभी है फिलहाल प्रेजेंट में, वो है अनिल चौहान। फिर जो डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी चेंज हुए हैं वो है समीर वी कामत। और फिर नीति आयोग के जो नए अध्यक्ष सीईओ है वो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए अध्यक्ष सीईओ है। इसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। और फिर भारत के महान्यायवादी जो है आर वेंकटरमण है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट है। सीबीआई जो चीफ है ऋषि कुमार है। और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2013 को घोषित किया गया है। तो 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या घोषित किया गया था? तो 2013 हैज़ बीन डिक्लेयर बाय यूनियन कैबिनेट टू बी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गरीबी उन्मूलन वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में दिया महिला सशक्तिकरण वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रौढ़ शिक्षा वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में दिया जल संरक्षण वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2013 को जो घोषित किया गया है वो किया गया है जल संरक्षण वर्ष, वाटर कंजर्वेशन ईयर। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, पिनाका इज, ऑप्शन नंबर ए में दिया अंतरिक्ष मिसाइल स्पेस मिसाइल, ऑप्शन नंबर बी में दिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन नंबर सी में दिया एंटी टैंक मिसाइल, ऑप्शन नंबर डी में दिया मल्टी बैरेट रॉकेट। तो पिनाका को किस नाम से जाना जाता है? तो पिनाका को जो जाना जाता है मल्टी बैरेट रॉकेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, कटे हुए अंगों वाला पहला भारतीय जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई। द फर्स्ट इंडियन डिप्यूटी टू द कनक्यू मिस्टर माउंट एवरेस्ट इज, ऑप्शन नंबर ए में दिया अनुमन सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी में दिया MC मेरी कॉम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बचेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी में दिया के मालेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। ठीक है। इसके बाद जो अगला करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, 2012 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 2012 में किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था ऑप्शन नंबर ए में दिया श्याम बेगल, बी में दिया देवानंद, सी में दिया एच चोपड़ा और डी में दिया प्राण कृष्ण सिकंद। तो 2012 के लिए जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो प्राण कृष्ण सिकंद को दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता था ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन डे फॉल्स ऑन, ऑप्शन नंबर ए में दिया 11 मार्च, बी में दिया 8 मार्च, सी में दिया 15 मार्च और डी में दिया 21 मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च। ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है,
इन 3 राज्यों को हाल ही में अपना खुद का उच्च न्यायालय मिला है। तो 2013 में जिनको खुद का उच्च न्यायालय मिला था वो कौन से राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में जाए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ऑप्शन नंबर बी में जाए गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी में जाए असम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी में जाए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, नोएडा का मतलब है, नोएडा स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर ए में जाए नई ऑयल इंडिया डेवलपमेंट एजेंसी, न्यू ऑयल इंडिया डेवलपमेंट एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी में जाए नेशनल ऑयल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी में जाए न्यू ओल्खा इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर डी में जाए इसमें से कोई नहीं। तो नोएडा का जो मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, न्यू ओल्खा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रिक्स निम्नलिखित देशों का एक समूह है। ब्रिक्स इज द ग्रुप ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन नंबर ए में दिया ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी में दिया बेल्जियम, रूस, इंडोनेशिया, चिली और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी में दिया ब्रिटेन, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी में दिया बर्मा, रूस, भारत, कनाडा और सिंगापुर। तो ब्रिक्स जो है किस देशों का समूह है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ये भी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, किस तत्कालीन ग्रह को हाल ही में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था? तो विच एस्टिवाइल प्लांट हैज़ बीन रिमूव रिसेंटली फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लांट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हाल ही में जो है 46 मतलब 2013 में ग्रहों की सूची को जिस ग्रह को हटाया दिया गया था वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। ठीक है, ये भी IMP क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संदर्भ में पोटा का मतलब क्या होता है? तो पोटा इज इंडियन एक्सटेंड मीन्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया आतंकवाद निरोध कानून, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी में दिया निवारक और कॉर्पोरेशन थेरेपी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी में दिया आतंकवादी गतिविधि की राजनीति। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो भारत के संदर्भ में जो पोटा का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद निरोधक कानून। ठीक है, 47 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो 48 नंबर का क्वेश्चन है, ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ ट्राई इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया भारतीय ट्रेन नियामक प्राधिकरण, ट्रेन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी में दिया ट्रेन रिजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी में दिया टाटा रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दूरसंचार विनियमीकरण प्राधिकरण मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, कुंभ मेला 4 भारतीय शहरों द्वारा बारी बारी में आयोजित होता है। इनमें से 3 इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक है और चौथा शहर है। तो कुंभ मेला इज होस्टेड बाय 4 इंडियन सिटी, 3 ऑफ थीम आर इलाहाबाद, हरिद्वार एंड नासिक। द 4th कंट्री इज। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया पुरी, बी में दिया ऋषिकेश, सी में दिया रामेश्वरम और डी में दिया उज्जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। ठीक है, कुंभ मेला 4 भारतीय शहरों में भरा जाता है, उसमें से इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक एक है, उसमें से चौथा जो शहर है उज्जैन हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो फिलहाल में है, तो भारत के मुख्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो प्रेजेंट में है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो प्रेजेंट में है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इसी के साथ अपना यहाँ पे 2013 का रीजनल पेपर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में नया पेपर लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल अगर हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।